नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों की हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया गया है। हालांकि पीठ में दो अलग विचार रहे, लेकिन पीठ से सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश भी दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश की स्थापित इकाई द्वारा खरीदी जा सकती है। जो कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीदता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट पाने वाले दल चुनावी बॉन्ड ही प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है। कोर्ट ने मामले में 31 अक्टूबर को नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बैठक ने की थी। अगली खबर, वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने बहस की। वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहाँ हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा करता था। ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत वाराणसी कोर्ट के DM सिसोदिया ने नियुक्त किया है। यह फैसला किसी तरह से मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जब वाराणसी DM को रिसीवर नियुक्त किया था तो उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। वैद्यनाथन ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट ने DM वाराणसी के रिसीवर नियुक्त किया है और विधिवत पूजा की इजाजत दी है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस शुरू की। नकवी ने कहा कि 151, 122 CPC को हिंदू पक्ष से सही ढंग से नहीं पेश किया गया है। उन्होंने दलील दी कि DM ने रिसीवर नियुक्त करना वास्तव में हितों में विरोधाभास पैदा करना है। नकवी ने दलील दी है कि जिला जज के आदेश में बड़ी खामी है, उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था। व्यास परिवार ने अपने पूजा के अधिकार को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, तो उन्हें अर्जी दाखिल करने का कोई हक नहीं था। नकवी ने कहा कि DM पहले से ही काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पंदेन सदस्य हैं, तो उन्हें रिसीवर कैसे नियुक्त किया जा सकता है। हिंदू पक्ष को यह मानना चाहिए था कि DM ट्रस्टी बोर्ड का एक हिस्सा है। अगली खबर, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस बीच किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच आज शाम को वार्ता की जाएगी। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय वार्ता में शामिल होंगे। इससे पहले जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब में 4 घंटे रेल रोको का आंदोलन किया जाएगा। आज मंत्रियों के साथ बैठक पर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हम आज पूरी तरह से सकारात्मक मोड में बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बैठक से कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि आज हमारी मंत्रियों के साथ बैठक है और हम चाहते हैं कि PM मोदी उनसे बातचीत करें ताकि हम अपनी मांगों का समाधान तक पहुंच सके, या फिर हमें दिल्ली शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत दे दे। आपको बता दें कि 16 फरवरी को किसान संगठनों के भारत बंद के ऐलान को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसान संगठनों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। कल सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। 3 मंत्रियों की नियुक्ति का दिखावा है। किसानों पर ड्रोन के आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ किया जा रहा है, ये निंदनीय है। किसान देश और समाज की रीढ़ की हड्डी है, वे अन्नदाता हैं। यह सरकार चंदादाताओं का सम्मान करती है, अन्नदाता का नहीं।
अगली खबर, दिन में खिली धूप की किरणों के कारण ठंड धीरे धीरे से राहत मिल रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड बरकरार है, लेकिन बारिश के चलते सर्दी और ठिठुरन जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है, जिसका असर कई मैदानी इलाकों में देखने को भी मिल सकता है। हालांकि बादलों और लगातार चलने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली के लोगों को इस बार लंबी सर्दियों का सामना भी करना पड़ा है, मगर अब दिल्ली के मौसम में धीरे धीरे गर्माहट आ रही है। दिन में खिली धूप निकलने की वजह से लोगों को ठिठुरने वाली ठंड से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि के दौर देखने को मिल सकता है। बिहार का मौसम भी लगातार बदल रहा है, कभी शरद हवाएं तो कभी बारिश के बाद अब बिहार के मौसम में सुधार के आसार दिख रहे हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि गुरुवार से धूप निकलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों का राज्य के उत्तरी एवं मध्य बिहार के कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रह सकता है। कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। अगली खबर, केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देशित किया है कि आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए निष्पक्ष सुनवाई करने के 30 दिन का फैसला करें। आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि चतुर्वेदी के मामले में तर्कसंगत और उचित आदेश पारित किया जाए। उल्लेखनीय है कि आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सितंबर 2022 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ सूचनाएं मांगी थी। ये सूचनाएं नई दिल्ली एम्स में हुई भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित थी। भ्रष्टाचार के इन प्रकरणों के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जांच को रोकने के लिए पत्र लिखे थे। इस पर चतुर्वेदी ने एम्स के सीवीओ के पद से हटाए जाने को लेकर जेपी नड्डा की भूमिका पर जांच के संबंध में 26 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र की गई कार्रवाई की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल की नोटिंग और अन्य दस्तावेज आरटीआई के तहत मांगे थे। बता दें कि आईएफएस अधिकारी की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे वर्ष 8 अक्टूबर को स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद वर्ष 2015 से 10 फरवरी को एक स्मरण पत्र भी भेजा गया था। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 23 अगस्त को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को रिलीव किए जाने के संबंध में भी फोन भी किया था। इसके आधार पर अगले माह चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत भी भेजी थी। आखिरी खबर, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराज अपना दल कमेरावादी के नेता व सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ा फैसला लिया है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके साथ नजर आएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई वाली यह यात्रा 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। जानकारी के मुताबिक वाराणसी और चंदौली लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के साथ पल्लवी पटेल यात्रा में रहेंगी। बताया गया कि वाराणसी के गदौलिया से पल्लवी पटेल यात्रा में शामिल होंगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी गदौलिया पर आम जनता को संबोधित भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।